सेठ साहब, एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या आज हुआ जिस पर दोनों जो साइड्स हैं, फ़िरक़ैन हैं, वो क्लेम्स मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में वाक़या होता है जहाँ 3 कैदी वैन्स बताई जा रही हैं जिन पर अटैक किया गया है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब के बकौल के कुछ मुसल्लह हमलावर आए और उन्होंने टायर बर्स्ट करने के बाद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे कैदी वापस गिरफ्तार कर लिए गए और जिन्होंने हमला किया उनमें से भी 3-4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनों की ज़मानत हो गई थी और उनको किसी और केस में गिरफ्तारी डालने के लिए ले जाया जा रहा था और ये काम SHO तरनौल ने खुद किया है कि गाड़ी के शीशे तोड़ के ये कहा है कैदियों को बाहर खड़े होकर कि आप भागने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके पास फुटेजेस और वीडियोस भी हैं, जबकि दूसरी तरफ फुटेजेस गवर्नमेंट की साइड से भी रिलीज़ की जा रही हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि ये वाक़या, ये इतना मुतनाज़ वाक़या, इतना मशकूक वाक़या कैसे हुआ और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, ये लोकल मसला है। वो लोकल मसला ये है कि ये जो कैदी थे इनके अंदर 2 किस्म के लोग थे। एक तो अफगान थे और एक जिनको रिक्रूट किया था टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस एंड वायलेंस, जिसकी एविडेंस पहले भी आ चुकी है। दूसरे के जो ऑफिशियल पुलिस के जो लोग थे उनको प्लेन क्लोथ्स के अंदर KP पुलिस के, उनको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर आना था और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी एक हथियार था कि चीफ मिनिस्टर को अंडर कंट्रोल रखने का, कि आपने ये किया है, ये केस भी बन सकता है आपके ऊपर और आप जरा ख्याल रखें। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल है कि उधर से फिर ये कार्रवाई हुई कि किसी तरीके के साथ इनको भगाया जाए अफगान को यहाँ से और पुलिस वालों को। बाकी जो सियासी लोग हैं वो रह जाए, कोई इशू नहीं है, मगर जो हमारे पुलिस वाले हैं वो उनको निकाला जाए यहाँ से और जो अफगान है उनको निकाला जाए। अब कितनी हद तक ये कामयाब हुए हैं एनीवे आई डोंट नो, अभी तक खबरें आ रही हैं, मगर डेफिनेटली दिस इज लिंक्ड टू दैट। ठीक है सेठी साहब, अब इसमें जो दोनों तरफ से वीडियोस आ रही हैं और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो कैदी ले जाए जा रहे थे, जिससे सेठी साहब ने इशारा किया, वो थे जो D चौक एहतजाज में गिरफ्तार किए गए। तो इससे बात समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान की कौमी डिश तो चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक मुस्तकिल डिश जो पकती है पाकिस्तान में वो है खिचड़ी, और कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ का बाजार गर्म रहता है। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब जो कुछ अर्सा ठहरे हुए थे मुल्क में, वो रवाना हो गए हैं लंदन बजरिया दुबई, और उनकी दुबई रवानगी पर एक बार फिर कयास आराइयों का बाजार हो चुका है गर्म। और 27वीं आईनी तरमीम की तो शुनीद है, लेकिन 26वीं पास करवाने के बाद वो मुल्क से रवाना हो चुके हैं और ऐसे में शायद मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो जाए तो ये मसला तो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में भी हल हो जाएगा। बहरहाल उनके जाने पर उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए होंगे, इसीलिए वो लंदन जा रहे हैं। मीनवाइल वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल रही है। जैसे ये सेठ साहब 26वीं आईनी तरमीम पास होती है तो कौमी हुकूमत की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। कोई कॉलम में लिखता है कि कहीं मीटिंग हुई है और उसमें आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी या कोई और हो सकते हैं, एक नया सेटअप तश्कील पा सकता है। मुझे आपसे ये जानना है कि नवाज शरीफ साहब लंदन कितना अरसा क़याम करेंगे और उनकी वापसी हो जाएगी? देखिए, मेरा इस वक्त कोई राब्ता नहीं है मियां साहब के साथ, मगर जो मेरी इतलात है वो ये है कि वो एक आध रात दुबई रहेंगे, फिर उसके बाद तो 2-3 दिन लंदन रहेंगे, फिर वो अमेरिका चले जाएंगे। अब मेरा शक है कि वो वाशिंगटन जाएंगे। अब जो कहना है वो यही है कि मियां साहब के एक बड़े करीबी दोस्त थे पुराने ज़माने में, जब वो उनकी वफ़ात हुई, वो वाशिंगटन में सबर्ब में रहते। जब उनकी वफ़ात हुई तो मियां साहब उस वक्त जिला वतन थे और मूव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए नहीं जा सके। अच्छा। तो बहुत पुराना रिश्ता था मियां साहब का, तो इसलिए शायद वो जाएंगे वहाँ। मगर मसला ये है कि जैसे वो वाशिंगटन पहुँचेंगे तो फिर कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाएंगी। एक खुफिया मुलाकातें इनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की हुई हैं, नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इट विल बी ए पर्सनल 2 डे विजिट, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसके बाद वो वापस लंदन आएंगे, वहाँ थोड़ा अर्सा गुजारेंगे, अपने मेडिकल चेकअप वगैरह कराएंगे और फिर ही विल कम बैक टू पाकिस्तान। चलें, ये तो था नवाज शरीफ साहब का रूट और उनकी मसरूफियात क्या रह सकती हैं। अब सवाल आपके शामिल करेंगे, है तो बहुत से, वक्त बहुत कम है, तो ज़रा थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आमिर अहमद साहब का टोरंटो से।
सेठी साहब, इतने सारे जजेस जो अभी गुजरे हैं इफ्तिखार चौधरी के पास से लेकर ख़ास तौर पे बंदियाल तक और एजाज उल एहसन, और इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन लोगों ने पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो हिला के रखा हुआ था, पार्लियामेंट को बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया था। तो अब इनके पास मौका आया कि वो इस किस्म की कानून साजी करे कि इन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये क्या किया है। इनकी इकदाम की वजह से रेकोटिक का मामला हम आलमी अदालत में चले गए और हम बाल बाल बचे वहाँ से। ऑरेंज ट्रेन की जो कॉस्ट है वो डबल ट्रिपल हो गई स्टे ऑर्डर की वजह से, और इसके अलावा कितने सारे ऐसे इनके गलत गैर आईनी फैसले थे कि जिसकी वजह से मुल्क जो है ना वो स्टैंड स्टिल है पिछले 10 सालों से। जितने भी इनको प्रिविलेजेस और पर्क्स मिले हैं रिटायरमेंट के बाद, वो उनसे वापस लिए जाने चाहिए और मैं तो कहता हूँ उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। तो क्या इसके हवाले से कोई कानून साजी हो रही है? कोई आगे हम तवक्को करें कि इन लोगों से सवाल किया जाएगा? नहीं, इनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ना जज से सवाल होते हैं ना जजेस के सवाल होते हैं। तो एक आध ब्यूरोक्रेट के ऊपर हो जाते हैं, सियासतदानों के ऊपर ही नजला गिरता है। मगर ये आपका सजेशन कि जिन लोगों ने वाज़े तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाया मईशत को, आप उनके सियासी फैसले छोड़ दें, मगर मईशत के ऊपर जो इस किस्म की जजमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए कि ये इनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है जजेस की, और ये बैठ के मेजर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जजमेंट्स देते हैं और कोई एक्सपर्ट एडवाइस भी सही किस्म की नहीं लेते, एंड दे थिंक दे नो इट ऑल। मेरा ख्याल है इस किस्म की तरमीम होनी चाहिए, वेटीज क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, जिसके ऊपर इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो दे शुड बी अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स that they should be asked to consult before they give such judgments. बाकी ठीक है, once they've heard all the cases, all the arguments for and against, they can give a judgment. But ये कि advice के बगैर ये बैठ के they hold forth, जितना नुकसान हुआ है वो आपने उसकी तो निशानदेही लिखी है, और भी बहुत नुकसान हुए हैं जिस किस्म के ये फैसले करते हैं। और ये जो सारा सिलसिला है स्टेज देने का, कानून के मुताबिक 6 माह से ज्यादा स्टे नहीं रहती, यहाँ तो सालों स्टेज रहती है और फैसले नहीं होते क्योंकि टाइम नहीं होता जजेस के पास फैसला करने का। बहुत से ऐसे बिजनेस के और इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो फंसे हुए हैं, मगर कोई फैसले नहीं हो रहे, और अगर फैसले होते भी हैं दे आर इल थॉट आउट, इल कंसिडर्ड। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की अमेंडमेंट जरूर होनी चाहिए, इस किस्म के कानून होने चाहिए कि कम से कम जो बिजनेस रिलेटेड फैसले हैं, अगर आपने पॉलिटिकल रिलेटेड फैसले के जरिए तो अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दिए, तो अब आप कोई फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड फैसले के लिए भी कोई इस किस्म की कोई इक़दाम करें, कोई अमेंडमेंट्स करें। अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी रिलेटेड मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए और सेंसिटिव रहना चाहिए उनसे रिलेटेड, क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इकोनॉमी है। जो अमेंडमेंट्स अब आई हैं वो ये कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट के एडवाइस पर होने वाले फैसलों को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और कोई अदालत या अथॉरिटी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। क्या इन अ वे ये हुकूमत रास्ता रोक रही है इकोनॉमी रिलेटेड इशूज़ के अदालत जाने का? नहीं, दो सेपरेट इश्यूज हैं। कैबिनेट के फैसले विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एंड शुड बी चैलेंज्ड। कभी कभी गलत फैसले करते हैं और कभी कभी घपले भी होते हैं, और तो दो दे शुड बी ओपन टू चैलेंज। बट ये है कि जब चैलेंज होता है तो जब जजेस उसके ऊपर फैसला करते हैं तो वो कंसिडर्ड फैसला होना चाहिए, विम्सिकल और आर्बिट्ररी फैसला नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कैबिनेट फैसला करती है कि जी वीट की एक्सपोर्ट करनी, और कोई चैलेंज कर देता है और अदालत कहती है जी वीट की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये गलत है ना, अदालत को क्या पता इसके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। मगर इसके बावजूद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी घपले करती है ना, करप्शन होती है गवर्नमेंट के अंदर भी, कि जी वो खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए और कोई बंदा अपने 4 पैसे बना ले उसमें, ये भी तो हुआ ना हमारे मुल्क में जी, हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कि जी गवर्नमेंट के जो फैसले वो चैलेंज ना हो, ये नहीं चलेगा। ये चैलेंज भी होगा और ये उड़ भी जाएगा। दूसरा ये कि क्या अदालतें जो हैं दे शुड बी गाइडेड एंड एडवाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स, दैट इज नेसेसरी। तो मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स किए हैं, दे शुड आल्सो हैव कमर्शियल और बिजनेस कोर्ट्स। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो ट्रिकी मामले हैं रिगार्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंस या FBR के साथ जिनका ताल्लुक है,
या टैक्सेस के साथ जिनका ताल्लुक, they should have some advice on that. ठीक है, ये है लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। इस तरह के इशू को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। काशिफ साहब लाहौर से, नोमान दुबई से, उस्मान लाहौर से, इसके अलावा सैयद असद महमूद साहब, आपके सवाल भी हम ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आप अपने सवालात भेजते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।